दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू हॉटलाइन पर है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दोनों के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं। इस खबर के आने के बाद जो राजनीतिक तूफान मचना था, जो राजनीतिक भूकंप आना था, वो आ चुका है। और ये खबर किसी और ने नहीं दी है, बल्कि ये खबर एक पूर्व मुख्यमंत्री ने दी है। सवाल ये है कि चंद्रबाबू नायडू एसआईआर के मुद्दे पर सबसे आक्रामक मुद्रा में चुनाव आयोग के सामने पेश आ रहे थे। वो चिट्ठी लिख रहे थे, सीएजी से जांच कराने की मांग कर रहे थे और खबरें यहां तक आने लगी कि नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। आखिर नवंबर का इंतजार चंद्रबाबू नायडू को क्यों था? अब यह मामला खुलकर सामने आ रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा मामला कि आखिर इसका खुलासा एक पूर्व मुख्यमंत्री क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे कई सारे सवाल हैं और उन सवालों की तह तक जाने की कोशिश करें तो साफ जाहिर हो जाता है कि दिल्ली का सिंहासन डोल रहा है। मोदी शाह की सत्ता डोल रही है, नीतीश कुमार और चिराग पासवान तक डोल रहे हैं और कहीं ना कहीं एक नाथ शिंदे भी अपना सियासी रास्ता बदलने के लिए मन स्थिति बना रहे हैं। लेकिन भला किसने सोचा था कि राहुल गांधी के साथ चंद्रबाबू नायडू हॉटलाइन पर होंगे? दरअसल जिस प्रकार का खुलासा आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगन मोहन रेड्डी ने किया है, उसके बाद दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक यूं कहें कि पूरे देश में सियासी कंपन महसूस की जा सकती है। यहां तक कह रहे हैं जगन मोहन रेड्डी कि आखिर राहुल गांधी के खिलाफ एक बयान क्यों नहीं दे रहे चंद्रबाबू नायडू, कांग्रेस के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे और कांग्रेस पार्टी नायडू के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही। उनके बयानों का मतलब और क्यों एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहे, जरा इसको समझने की कोशिश करें तो कई सारी परतें और हाल की घटनाओं को यदि इस परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करें तो सब कुछ आपके सामने आ जाता है। एसआईआर के मुद्दे पर संसद भवन से लेकर अशोका रोड तक प्रदर्शन हुआ। अखिलेश यादव को बैरिकेड फांदते हुए, सांसदों को बैरिकेड तोड़ते हुए सबने देखा। गिरफ्तार होकर बस में भरे जाते हुए भी सबने देखा। उसमें राहुल गांधी भी थे तो उसमें मनोज झा भी थे, उसमें अखिलेश यादव भी थे तो उसमें डेरेक ओब्रायन भी थे और तमाम इंडिया गठबंधन के घटक, जिसमें शिवसेना से लेकर के, यानी शिवसेना मतलब शिवसेना यूबीटी, उद्धव ठाकरे गुट, शरद पवार की एनसीपी से लेकर ममता बनर्जी और लेफ्ट पार्टियां तक थी, तेजस्वी यादव तक थे, कश्मीर की पार्टियां भी थी तो एमके स्टालिन की डीएमके भी थी। तमाम पार्टियों की एकजुटता और प्रदर्शन तक ये मामला सीमित रहता तो समझा जा सकता था कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ बिहार में चल रही एसआईआर की एक्सरसाइज को रोकने तक सीमित है। बिहार में वोटर लिस्ट के साथ जो वोट चोरी का आरोप लग रहा है, उन वोट चोरी के आरोपों को एक तरह से पुख्ता करने की कोशिशों का ही नतीजा है या वही एकमात्र इरादा है कि इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन जरा उसके बाद के घटनाक्रम पर नजर डालें, जिसे आमतौर पर मीडिया ने कम कवर किया, तो कई तस्वीरें साफ हो जाती। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम घटक दलों के नेताओं और सांसदों के लिए डिनर दिया। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि भी पहुंचे, संजय सिंह भी पहुंचे थे और जब वो डिनर दिया गया, वहां दरअसल हेड काउंट किया गया कि आखिर इंडिया गठबंधन अपनी 234 की संख्या से कितना आगे निकला। क्योंकि एनडीए गठबंधन तो अपना हेड काउंट जान रहा है कि 293 से ऊपर रह गया है। इंडिया गठबंधन को यह जानना था कि 234 सीटें जो जनता ने दी थी उससे कितना ऊपर है। तो उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि यह संख्या 245 के आसपास है, यानी तकरीबन 10 सांसद बढ़ गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब यह हेड काउंट सामने आया, ये सांसदों को डिनर पार्टी दी गई, तो उसके पीछे का मकसद क्या था? सियासत में सब कुछ यूं ही नहीं होता। डिनर पार्टी और चाय पार्टी का मतलब होता है और जब भी सरकार बनाने या गिराने का खेल होता है तो डिनर पार्टी या चाय पार्टी का जिक्र होता है। सुब्रमण्यम स्वामी की चाय पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने के मकसद से हुई थी, इसे भला कौन भूल सकता है। और उस चाय पार्टी में संपूर्ण विपक्ष ने जिस प्रकार से अपनी हिस्सेदारी की थी, अपनी भागीदारी को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किया था, उसके बाद पूरे देश को लग गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चंद हफ्तों या चंद महीनों की मेहमान है। हुआ भी यही, जयललिता ने समर्थन वापस लिया और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने डिनर दिया, इंडिया गठबंधन के वो अध्यक्ष भी हैं, इंडिया गठबंधन के अंदर
चुनाव के पहले एक बड़े दलित चेहरे के तौर पर आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम कैंडिडेट बनाकर पेश करके चुनाव लड़ने की भी वकालत की थी। खैर, वो मामला नहीं हो पाया उस वक्त, क्योंकि उस वक्त जब ये मांग की गई थी, नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में भाजपा को पलटी मरवा दी। भाजपा पलटी मारकर विपक्ष से सत्ता में आ गई। नीतीश कुमार अपनी जगह जमे रहे, लेकिन इंडिया गठबंधन से वो उनका रिश्ता टूट चुका था और इंडिया गठबंधन से उन्होंने जब अपना रिश्ता तोड़ लिया, इसके बाद भी जब चुनाव हुए, नतीजा आया और उन नतीजों में नरेंद्र मोदी सरकार हांफती हुई नजर आई, बैसाखियों के सहारे सरकार बनाने की स्थितियों तक पहुंचती नजर आई, तभी लोगों को लग गया था कि सरकार के लिए समर्थन रूपी ऑक्सीजन तभी तक है जब तक नीतीश कुमार को बिहार में मुख्यमंत्री पद का एश्योरेंस है, आश्वासन है और बिहार का चुनावी नतीजा सामने नहीं आया। अब बिहार चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 महीने में सब कुछ आपके सामने होगा। रही बात चंद्रबाबू नायडू की, वो खुद अकेले 3/4 बहुमत में है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि नरेंद्र मोदी की सत्ता रहे या जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने या मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री बने या नरेंद्र मोदी और अमित शाह बने रहे। फर्क पड़ता है तो इससे पड़ता है कि SIR की एक्सरसाइज जो बिहार में हो रही है, कल उसके निशाने पर आंध्र प्रदेश होगा, परसों उसके निशाने पर तमिलनाडु होगा, उसके बाद कुछ और राज्य होंगे। पवन कल्याण को जिस प्रकार से उनके राज्य में हवा दी जा रही है, ये बात वो बखूबी जानते हैं कि जिस प्रकार से पहले गठबंधन बनाकर और फिर गठबंधन तोड़ने के बाद चौटाला की पार्टी और परिवार को हरियाणा में तोड़ा गया, चिमन भाई पटेल की जनता दल को खंड खंड किया गया गुजरात में, उसके बाद बिहार में नीतीश कुमार को चिराग मॉडल से कमजोर किया गया, नवीन पटनायक के साथ बहुत बड़ा राजनीतिक धोखा हुआ। ये सारे खेल को देखने के बाद अब वो समय दूर नहीं था जब चंद्रबाबू नायडू को भी, जब वो अगली जनरेशन को, लगभग 75 साल के हो चुके चंद्रबाबू नायडू जब अपनी पार्टी में अपने बेटे यानी अगली जनरेशन को, नारा लोकेश को सत्ता ट्रांसफर की तैयारी कर रहे हो, तो उस वक्त दिल्ली में उन्हें भारतीय जनता पार्टी तो कतई नहीं चाहिए। चंद्रबाबू नायडू को दिल्ली में बैसाखियों के सहारे टिकी हुई एक ऐसी सरकार चाहिए जो आंध्र प्रदेश में नारा लोकेश की सत्ता को कम से कम 2 कार्यकाल तक सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हो या बाध्य कर दी गई हो। भारतीय जनता पार्टी का जो मिजाज है वो बाध्य होती नहीं है। चौटाला परिवार और पार्टी टूटी, उद्धव ठाकरे का पहले परिवार फिर पार्टी तोड़ी गई, शरद पवार का पार्टी और परिवार दोनों तोड़ा गया, नीतीश कुमार की पार्टी को कमजोर किया गया और मायावती को जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को कमजोर किया गया, वो तो सबने देखा कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। सियासत के माहिर खिलाड़ी चंद्रबाबू नायडू, जो मंत्रिमंडल में जाने की बजाय जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लोकसभा अध्यक्ष के पद की राजनीतिक सौदेबाजी कर सकते हैं और अपनी पार्टी के लिए लोकसभा अध्यक्ष लेकर संसद के समीकरण को अपने पक्ष में बनाने के लिए, संतुलन बनाने की जिम्मेदारी अपने पास रखकर दिल्ली से जिस प्रकार से अपने राज्य के लिए, अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए जो राजनीतिक खेल खेलते रहे, वो तो पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से हर डिपार्टमेंट के फंड में अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में सबसे बड़ा हिस्सा चंद्रबाबू नायडू को मिलता रहा। क्या आज वो मिल रहा है? आज भी सबसे बड़ा हिस्सा तमाम सरकार के बड़े प्रोजेक्ट, बड़े अभियान गुजरात को जा रहे हैं। बिहार को क्या मिल रहा है? जनरल बोगियों वाली ट्रेन जिसमें भर भर कर लोग गुजरात, पंजाब और दूसरे राज्यों की फैक्ट्रियों में मजदूरी करने जाए, अमृत भारत के नाम से मिल रही है। उसके बाद आंध्र प्रदेश को क्या मिल रहा है? दिखाने के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें मिल रही है। ये बात नायडू अच्छी तरह से जानते हैं और उनकी पार्टी की क्या गत हो सकती है ये भी वो जानते हैं। लेकिन सवाल कुछ और है और वो ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर जगन मोहन रेड्डी ने यह खुलासा क्यों किया या उनसे यह खुलासा क्यों करवाया गया। स्वाभाविक है कि जगन मोहन रेड्डी ने जो बात बोली है, बहुत कम गुंजाइश इस बात की है कि वो अपनी मर्जी से बोल रहे होंगे, क्योंकि अपनी मर्जी से वो बोल रहे होते तब तो वो काफी पहले बोल सकते थे, क्योंकि यही वो चंद्रबाबू नायडू हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में एनडीए के साथ रहे, नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में 4 वर्षों तक एनडीए के साथ रहे और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने की हद तक चले गए। क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा है नरेंद्र मोदी को चंद्रबाबू नायडू ने। नायडू भूलते नहीं है
और यदि जगन मोहन रेड्डी कह रहे हैं तो बहुत ज्यादा गुंजाइश इस बात की है कि पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को जगन मोहन रेड्डी के मुंह में डालकर उनसे निकलवा रही है। जगन मोहन रेड्डी पर कई सारे केसेज हैं, ईडी वगैरह के, उनके परिवार के सदस्यों पर। जांच एजेंसियों का पहरा उनके ऊपर है, ये सभी जानते हैं। जांच एजेंसियों का पहरा जिसके ऊपर हो, राज्य की सत्ता भी नहीं हो, चुनाव में बहुत बुरी हार हुई हो, तो स्वाभाविक है दिल्ली के साथ रिश्ते बनाने के लिए कोई ना कोई कोशिशें तो चल रही होंगी। और जब दिल्ली के साथ रिश्ते बनाने की कोशिशें चल रही है तो दिल्ली की सत्ता तो कीमत वसूलती है। कीमत दे या ना दे, कीमत वसूलना बखूबी जानती है। मोदी शाह की जोड़ी भी कीमत वसूलती है, हर राज्य में कीमत वसूलती है। सत्ता की कीमत, व्यवस्था की कीमत, सिस्टम की कीमत और इन सब से आगे नैरेटिव की कीमत। और ये चारों परिस्थितियां जगन मोहन रेड्डी पर लागू होती है। जगन मोहन रेड्डी यदि कुछ बोल रहे हैं तो इशारा दिल्ली का है। भारतीय जनता पार्टी ये बात यदि अपने मुंह से करे, अपने मुंह से कहे, तो जो काम नायडू 2 महीने बाद करने वाले हैं, जो काम बिहार का नतीजा देखने के बाद करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने रिश्तों को विराम देने का काम, वो काम यदि बीजेपी के लोग अपनी जुबान जगन मोहन रेड्डी की तरह खोले तो वो काम 2 घंटे में कर सकते हैं नायडू। तो स्वाभाविक है अभी वाटर टेस्टिंग की जा रही है। तेल देखो, तेल की धार देखो। अभी ये कोशिशें हो रही है कि आखिर हो तो क्या हो, खेल किस तरह से खेला जाए। तो जब कोशिशें इस दिशा में चल रही है तो जगन मोहन रेड्डी एक मोहरे के तौर पर सबको दिख रहे हैं, लेकिन संसद के गणित को देखें तो कौन भारतीय जनता पार्टी से खुश दिखाई देता है, खासकर उनके गठबंधन सहयोगी। 245 के करीब इंडिया गठबंधन है। 27 या 28 सांसदों की जरूरत है सरकार बनाने के लिए। 16 सांसद नायडू के हैं, 12 सांसद नीतीश कुमार के हैं, 5 सांसदों के साथ चिराग पासवान है, लेकिन उनसे ज्यादा अहमियत, उनसे ज्यादा बड़ा मंत्रालय एक सांसद वाले जीतन राम मांझी को मिला हुआ है। चिराग पासवान की चाहत भी कई लोग बताते हैं कि रेल चलाना है, वैष्णव की कुर्सी पर उनकी नजर है। चिराग पासवान को रेल इंडिया गठबंधन ही दे सकता है, मोदी सरकार में नहीं मिल सकता। ठीक इसके आगे देखें, जयंत चौधरी के सांसद भी और जयंत चौधरी की पार्टी भी कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन, बदलता हुआ मिजाज, सतपाल मलिक के साथ उनकी अंत्येष्टि के वक्त उन्हें राजकीय सम्मान नहीं मिलने का जो मुद्दा है, जो कहीं ना कहीं जाट समाज के बीच, किसान समाज के बीच एक अपमानित करने वाली परिस्थितियों के निर्माण की तरफ जा रहा है, एक वैसी सोच को विकसित करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जयंत चौधरी के साथ भी इस गठबंधन के साथ रहना मुश्किल है। और रही बात एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे के हाथ से तो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गई, जो वो चाहते थे वो भी नहीं मिला, और अब एक तरह से सत्ता में वो कहीं ना कहीं किनारे होकर अकेलेपन की परिस्थितियों को अपने 7 सांसदों के साथ बैठकर देख रहे हैं। तो मामला तकरीबन 40-42 सांसदों का है जो सत्ता का दामन कभी भी छोड़ सकते हैं, खासकर बिहार चुनाव के बाद। इस चीज को भारतीय जनता पार्टी भांप चुकी है, तभी जुबान इस्तेमाल हो रही है जगन मोहन रेड्डी की, भाषा निकल रही है भारतीय जनता पार्टी वाली, परिस्थितियां निर्मित हो रही है इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के लिए, और वेट एंड वॉच की स्थिति में दिख रहे हैं नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी और एकनाथ शिंदे। नायडू का एजेंडा तो करीब करीब सेट है। बिहार भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के हाथ से निकला तो चंद्रबाबू नायडू को रोका नहीं जा सकता। बिहार भारतीय जनता पार्टी बचा ले गई तो दिल्ली में राहुल गांधी और इंडिया अलायंस को इस बात के लिए भी तैयार होना पड़ सकता है कि नायडू से समर्थन लेना है या नायडू को ही समर्थन देकर वैकल्पिक सरकार बनवा देनी है, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट वाली सरकार केंद्र में खड़ी कर देनी है। दोनों ही परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति है। गुजरात लॉबी बिखर रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में जिस तरह से सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक उतरते हुए दिखाई दिए, उसने भारतीय जनता पार्टी के अंतर्द्वंद को सबके सामने ला दिया। 75 साल 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी पूरे कर रहे हैं। सत्ता छोड़ने का दबाव जो फॉर्मूला आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह के लिए था, यशवंत सिन्हा या शांता कुमार के लिए था, वही फॉर्मूला नरेंद्र मोदी पर लागू किया जाए। संघ का दबाव बढ़ रहा है, भाजपा के अंदर के एक बड़े खेमे का भी दबाव बढ़ रहा है। और इन सब के बीच ट्रंप टैरिफ ने
नायडू के राज्य के किसान और उनके बड़े वोट बैंक की हालत भी खराब की है, तो दिल्ली में मोदी सत्ता की हालत भी पतली की है। अमेरिका में चल रहा मुकदमा और सम्मन सत्ता के करीबी गोदी सेठ के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि मोदी सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के लिए, भाजपा के अंदर हावी गुजरात लॉबी के लिए परिस्थितियां एक तरफ से विकट नहीं है। सिर्फ राहुल गांधी ने ही विकट नहीं की है, कुछ तो सत्ता के काम या सत्ता के कारनामे ने की है, कुछ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने की है, और कुछ मोदी शाह ने पिछले 10 सालों 11 सालों के दरमियान दिल्ली में जिस राजनीतिक मिजाज का प्रदर्शन किया, उस राजनीतिक मिजाज ने भी इस देश के क्षेत्रीय दलों और विपक्षी दलों के ऊपर ईडी के साये में चलने वाले लोकतंत्र के जो कथित हालात पैदा किए, उन हालातों ने भी भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा शीर्ष नेतृत्व के लिए विकट परिस्थितियों को निर्मित किया है। और इन्हीं परिस्थितियों में बिहार का चुनाव आकर खड़ा हो गया। नीतीश कुमार की पार्टी बचेगी या सत्ता बचेगी, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार के 12 सांसदों का रुख क्या होगा और इसको लेकर कितना बड़ा पैकेज या कितना बड़ा ऑफर इंडिया गठबंधन नायडू के साथ साथ नीतीश को भी देने की स्थिति में है। इन सब पर आकर के जब पूरा का पूरा राजनीतिक नैरेटिव और माहौल टिकता हुआ नजर आए, तो उस माहौल के बीच जगन मोहन रेड्डी की जुबान से जो बातें निकली है, उन बातों के व्यापक राजनीतिक मायने हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी कुछ और बयान आएंगे और कुछ और खुलासे आपके सामने आएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।